नमस्कार। दोबारा आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे आप जो चीज़ें जानते हैं उनसे हम थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है, मगर ये वही चीज़ है जो आप जानते ज़रूर हैं बट इसे गहराई से समझते हैं। और ऐसे ही गहरे विषयों के ऊपर हमारे लिए कुछ और जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ आए हैं हरीश वैद्य जी। हरीश जी, आपका दोबारा स्वागत है आज के शो में। जी नमस्ते। नमस्ते। आज हम योग के बारे में बात करेंगे, जो एक ऐसा विषय है जो हर कोई जानता तो है, करता भी है शायद, मगर उसकी गहराई को समझता नहीं है। ऐसा ही एक शब्द योग में आता है, प्राणायाम। प्राणायाम मैंने भी सुना है और सुनने से ज़्यादा मैं उसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानता। तो शुरुआत में ही मैं पूछ लेना चाहता हूँ आपसे कि प्राणायाम है क्या चीज़? सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लगता है, मगर करने में ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो यही कि प्राणायाम है क्या चीज़ आखिर? जी, हम अगर इच्छानुसार श्वास प्रश्वास करते हैं, सांसों को लेना और छोड़ना, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। जी। प्राणों का आयाम, प्राणों से जुड़ना, तंदुरुस्ती से जुड़ना, स्वास्थ्य से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना। जी जी। तो ये इच्छानुसार श्वास प्रश्वास की जो विधि है, अवधि है, उसको प्राणायाम कहते हैं। यानी मैं अपनी इच्छा से अगर सांस ले रहा हूँ तो जी, बट मैं तो सांस अपनी इच्छा के बिना भी ले रहा हूँ, तो क्या आप इसे भी प्राणायाम समझ सकते हैं? नहीं, इसीलिए तो हमने अभ्यास करना है उससे, क्योंकि प्राणायाम का उद्भव वहीं से हुआ कि आदमी क्यों जिंदा रहता है, कैसे जिंदा रहता है। अभी देखने वाले भी है, सुनने वाले भी है, उनकी सांसें चल रही हैं, तो वो मृदु भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है, लेकिन वो केवल थोड़ी देर के लिए। हम 30 सांसों तक हमारे हाथ में वो अगर विधि लेके करते हैं तो वो अभ्यास पूर्ण रूप से अगर किया गया प्रयोग, उसको मृदु भस्त्रिका कहा गया है। भस्त्रिका नेचुरल प्राणायाम है जी। जो परमात्मा ने सबके देह में फिट किया है जी। वो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। बिल्कुल। आप थोड़ा साक्षी दृष्टा होके देखो कि मेरी सांस आ रही है, मेरी सांसें जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये अभ्यास करो जी। तो आपको अनुभव में आएगा कि नहीं, मैं जब जानबूझ के सांसें नहीं भी ले रहा हूँ तभी भी सांसें तो चल ही रही हैं। बिल्कुल। जब मैं ध्यान केंद्रित करके अपनी सांसों पर सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, तब अगर मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ तो ये प्राणायाम है। जी बिल्कुल, विधिवत रूप से जी। जानबूझ के अगर आप सांसों को भीतर ले रहे हैं तो प्राणायाम हो गया। बिल्कुल। प्राणायाम के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे बहुत फ़ायदे होते हैं जी, बट फ़ायदे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे है, जब आपने बताया कि अगर मैं ध्यान से ये करता हूँ, अगर मैं एक फोकस रख के करता हूँ जी, तो इससे फ़ायदे हो रहे हैं। जी। तो मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ कि सिर्फ ध्यान केंद्रित करने से कैसे फ़ायदे हो सकते हैं किसी चीज़ नहीं, पर? इसमें आपको उद्देश्यपूर्ण होना है कि अगर समझो फेफड़ा कमज़ोर है और फेफड़े के लिए आपने लंग्स के लिए किया, फाइब्रोसिस है लंग्स में, लंग्स कमज़ोर होता जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया तो वो एक स्पेशल हो गया। जी। समझो आप किसी को अस्थमा हो गया है, दोनों नासिकाएं बंद है, अंदर सूजन है, तो उसको ध्यान में रख करके किया तो वो अलग अलग किस्म के प्राणायाम है। मस्तिष्क कमज़ोर हो गया है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो उसको ध्यान में रख करके जो विधियाँ की जाती है प्राणायाम में, जिन प्रकार से सांसों को लिया जाता है, तो वो अलग अलग विधि है जो जानबूझ के की जाती है और उद्देश्यपूर्ण भी है। प्राणायाम के बारे में जो आपने अभी बताया उद्देश्यपूर्ण है। जी। एक उद्देश्य, अगर मैं प्राणायाम बिना कुछ सीखे अगर मैं करूं, बस मैं तो भी ध्यान फायदे ही लगा होंगे, कर देख रहा हूं तो भी फायदे ही होंगे, तो भी फायदे क्योंकि होंगे। सीधा ही फेफड़ों से जुड़ा है। फेफड़ा हार्ट से जुड़ा है, हार्ट ब्रेन से जुड़ा है और ब्रेन पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। जी। तो इसलिए प्रकृति से बने पांचों तत्वों के इस शरीर में फायदे के अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, उसका अतिरेक अगर हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर लेता है। जी। योग में प्राणायाम का उपयोग तो हर कोई करता ही है और योग के बहुत सारे आसनों में भी कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं। जी। बट प्राणायाम अपने आप में एक योग का एक विधान है, कह सकता हूँ मैं। तो इसको एक सेपरेट सेगमेंट देने के पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ, दोनों विभाग अलग हो जाते हैं ना। जैसे आपको केवल तंदुरुस्त रहने के लिए आपने किया, तन को तंदुरुस्त रखने के लिए किया, नियमबद्ध होकर कुछ छोटी सी विधियाँ अपना ली,
तो वो एक हिस्सा हो गया। लेकिन समझो किसी को जॉइंट पेन न हो, किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी का आरए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए अपने इस सांधों को, जोड़ों को चलाने के लिए जो विधियाँ है, जॉइंट्स को चलाने की जो विधियाँ हैं, तो वो आसन से भी रिलेटेड है। पद्मासन करोगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर जितने भी जॉइंट्स है बॉडी में, सबको फायदे होंगे। तो वो भी एक अलग हिस्सा हो गया। बिल्कुल। तो प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, जैसे मैं योग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्राणायाम करता हूँ, तो वो भी एक अलग कैटेगरी हो सकती है। उसके ब्लड के रिलेटेड फ़ायदे होंगे, स्पिरिचुअल फ़ायदे होंगे, लेकिन जो हमारे जॉइंट्स से रिलेटेड फ़ायदे हैं उससे तो आप चूक जाओगे। जी। जैसे प्राणायाम ये शब्द है, इसको कॉइन किया गया, इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि शब्द आया कहाँ से? ये प्राणायाम कहा जाता है, इसमें कहीं योग के आसन की तरह पद्मासन नहीं है। आयाम शब्द है कि किसी की और गति करना, जी, वो आयाम है। जैसे 22 सितंबर को दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य की दक्षिण की ओर गति हो जाती है, और 14 जनवरी को सूर्य का उत्तर की ओर आयन हो जाता है, तो उत्तरायण कहते हैं। तो इसलिए हम तंदुरुस्त रहने के लिए प्राणों की और ऊर्जावान होकर के आगे बढ़ते, तो प्राणायाम हो गया, उसकी ओर आयन हो गया हमारा। तो ये प्राणों के आयाम हैं, इसके लिए इसे प्राणायाम कहा जाता है। जैसे योग की उत्पत्ति का कोई डेट नहीं है कि कब से कौन योग कर रहा है, मगर ऐसे ही क्या प्राणायाम के बारे में जानते हैं लोग कि प्राणायाम अब से शुरू हुआ, यानी इसके लिए कोई किसी ने ये टीचिंग्स दी, ऐसा कोई इसका देने वाला है प्राणायाम? इनको जो शब्ददेह दिया वो तो पातंजल मुनि सहित ढेर सारे मुनि हैं जिन्होंने इसको शब्ददेह किया, कि एक किताबों में उसको बंद कर दिया। लेकिन ये तो चिरातीत है, परापूर्व से चलता आया है, बहुत ही पौराणिक है, बहुत टाइम से लोग करते आए हैं, बट पतंजलि के टाइम पे लोगों ने इसे स्क्रिप्ट दिया, लिख के किताब में रखा। जैसे प्राणायाम के बारे में एक और चीज़ जो मान्यता है, लोग समझते हैं कि प्राणायाम करने के लिए मतलब आपको धार्मिक होना ज़रूरी है। क्या ये धारणा करने सही से है? व्यक्ति धार्मिक हो ही जाता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि 42 साल की जब उम्र होती है किसी की, तब धर्म को पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है वो मस्तिष्क में पैदा होते हैं। जी। तो अगर कोई 14 साल का या 12 साल का व्यक्ति भी प्राणायाम करता है, तो मस्तिष्क में जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जो हार्मोन्स पैदा होने चाहिए, वो तो अपने आप पैदा होते हैं। इसलिए प्राणायाम करने वाला व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है, स्वयं प्रेमी होता है, प्रभु प्रेमी होता है, और इन सारी क्वालिटीज़ जिसमें है उसको धार्मिक कहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सी बात कही। बहुत बार लोग ऐसा समझते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसका आध्यात्म के प्रति रुचि है, वो मतलब एक उम्र के बाद रुचि होगी। धार्मिक होने का मतलब क्या तीले टप्पे लगा के घूमना, क्या मालाएं पहन, कई बार तो मालाएं पहनने वाले और टीले टप्पे लगाने वाले लोग ऐसे कुछ कर्म कर लेते हैं कि लज्जा की अनुभूति होती है। तो धार्मिक होने का मतलब क्या है कि आप प्रकृति प्रेमी हो, आप परमात्मा प्रेमी हो, आपके हृदय में दया बसे, करुणा बसे, ये तो सारे धार्मिकता के स्वभाव के लक्षण हैं। बिल्कुल। और जब आपने ये बात कही मुझे कि प्राणायाम करने से व्यक्ति में ये चीज़ें जल्दी पनप सकती हैं, इन चीज़ों को वो एक क्या कहते हैं, वो प्रवोक करता है इन चीज़ों को, तो हर एक को करना चाहिए इन चीज़ों को। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि पूरा देश हमारा सदियों से, बचपन से जब गुरुकुल में थे, जैसे राम को उनके गुरु ने जब पढ़ाया तब 7 ही चक्रों का ज्ञान दिया, ऐसा रामायण में भी है और सीरियल में भी लोगों ने देखा। तो सनातन काल से हमारा देश प्राणायाम करता आ रहा है, इसलिए आज तक आप एक भी ऐसा उदाहरण बताओ कि संसार में और देशों पर हमने कभी हमला किया हो। हम तो शांतिपूर्ण हैं, कभी हमने हमला नहीं किया है किसी पर। भारत की तटस्थता के बारे में तो बहुत सारे कहानियाँ भी लिखी गई हैं, और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मार्क ट्वेन ने भी एक उक्ति में कहा है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो 1000 साल का इतिहास मैं जानता हूँ, उन 1000 सालों में भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। इसलिए तो मैं चिरातीत काल कहता हूँ, वो तो 1000 साल की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो प्राणायाम हम आज सीखने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज जानकारी ले रहे हैं आपसे, इससे आज के ज़माने में भी लोग जो आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में चल रहे हैं, कंप्यूटर का युग चल रहा है,
एक यूथ का एक फैशनेबल एज है ये, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा बेहतर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको केवल आप एक प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं ना, तो एक चकाचौंध नज़र आती है जी। ये युग वो युग, भौतिकता की अति की बात करते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स ले जाता हूँ जी। जब आज से 2500 साल पहले, क्योंकि प्राणायाम का संबंध ऑक्सीजन से है, प्राण ऊर्जा से है, जी। तो धरती पर 50% जंगल थे जी। आधी धरती जंगलों से ढकी थी। उस समय वातावरण में कुल ऑक्सीजन जो था, ये तो वैज्ञानिकों ने जो ढूंढा है, संशोधित किया है, वो मैं बात बता रहा हूँ, मेरे जेब की बात नहीं है। जी जी। तो उस समय वातावरण में जो ऑक्सीजन था वो 50% था। जी। आज पूरी दुनिया में राष्ट्रसंघ के आंकड़े हैं जी, 19% से कुछ अधिक जंगल बचे हैं। पहले 50% जंगल थे और अभी सिर्फ 19%। आज 19% से कुछ अधिक जंगल बचे हैं। जी जी। उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में 50% थी, आज ऑक्सीजन की मात्रा केवल 20% है। बिल्कुल। तो वातावरण में ऑक्सीजन का कुल हिस्सा तो बिल्कुल कम हो गया, 20% हुआ, और हम जिंदा रहते ऑक्सीजन की वजह से जी। उस वक्त जो आबादी थी पूरे संसार की केवल 2 करोड़ की थी जी। आज बताओ कितनी है? आज तो 700 करोड़ के करीब। तो हम जो छोड़ते हैं जी प्रश्वास में वो तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे कार्बन को लेकर के, जैसे ये पेड़ पौधे हैं जी, हमारे कार्बन को लेकर के ये जिंदा रहते हैं जी, और उन्होंने जो प्रश्वास में ऑक्सीजन छोड़ा उसे लेकर हम जिंदा रहते। तो कहीं ना कहीं संतुलन टूटा ना जी, तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे अधिक योग की आवश्यकता इसी समय में जी। ये पर्सपेक्टिव बहुत ही नया है मेरे लिए, ये साइंटिफिक है जी जी। और जैसे आपने यूनाइटेड नेशंस के ये आंकड़े बताए कि पहले फॉरेस्ट कवर इतना था और अब फॉरेस्ट कवर इतना कम हो गया है, और आज के लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इन विधियों को सीखें, क्योंकि भले हैं पुरानी मगर आज के लिए ही ये बनी हुई हैं और आज इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो आपने ऐसे पेड़ पौधों के लिए, ऑक्सीजन कंटेंट के लिए बताया, बट एक व्यक्ति के लिए प्राणायाम से क्या फ़ायदे होते हैं? जी, व्यक्ति से ही समाज बनता है, देश बनता है, राष्ट्र बनता है, दुनिया बनती है। अगर हर व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण रुग्ण हो जाए, जैसे अभी स्वाइन फ्लू का वायरस आया बराबर, उसके पहले मैड काऊ का वायरस था। आप थोड़ा रिवर्स जाके पिछले 10 वर्षों में एक के बाद एक हर साल 1.5 साल में नया वायरस वातावरण में जन्म लेता है जी। तो ये सोचा कि क्यों नया वायरस वातावरण में जन्म लेता है, शायद जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ जी, तो कम ऑक्सीजन पर राजी रहने वाला एक नया वायरस वातावरण में आ गया जी। और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उस कम ऑक्सीजन के लेवल पर जिंदा रहने वाला वायरस और वातावरण में आया। तो हर एक व्यक्ति को वायरस तो किसी को छोड़ेगा नहीं जी, तो जिसके शरीर में अगर रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा है जी, जो ऑक्सीजन पूर्ण है, प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण है, बिल्कुल, जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो वही तो व्यक्ति फाइट कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा। सही है। बाकी को तो जाना ही पड़ेगा जी। तो इसलिए हमें शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, हम जब मुरली सुनते हैं रोज जी, तब बाबा तो कहते हैं कि इस सभ्यता को जाना ही है जी। ये सभ्यता क्यों जाएगी? क्योंकि विज्ञान के आंकड़े हैं जी, कि धरती पर अगर सभी मनुष्यों ने जिंदा रहना है जी, तो कम से कम 13% पेड़ पौधों का होना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आने वाले दिनों में आप ऐसा मानते हो कि ये ऑक्सीजन का, ये पेड़ पौधों का आंकड़ा 19% से बढ़ के 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, या 19 से घट के 13 पर जाएगा? क्या मानते हो आप? नहीं, जहाँ तक बाहर हम लोग देखते हैं और जिस तरीके से हम लोग प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं, जिसे हम प्रगति समझ रहे हैं, प्रगति नहीं, अधोगति जी। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के मार्ग पर, उस शहरीकरण के मार्ग पर, अर्बनाइजेशन के मार्ग पर तो बहुत ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। दिन ब दिन इतने जंगल कट जाते हैं कि हज़ारों किलोमीटर तो ऐसे ही वाइप अप हो जाते हैं जी। और मुझे नहीं लगता तो अभी 750 करोड़ आबादी है। मैं प्राणायाम की विशेषता समझा रहा हूँ जी। पेड़ पौधे जब जिस दिन कम हो जाएंगे और कम होंगे, ऑक्सीजन कितना बचेगा वातावरण में? तब कितने वायरस पैदा हो गए, नए वायरस। कोई वायरस छोड़ेगा मनुष्यों को?
कितनी आबादी कम होगी, ये तो सोचो। तो इसलिए प्राण ऊर्जा से अपने आप को भरने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बरकरार रखने के लिए प्राणायाम जरूरी नहीं, कंपलसरी है। बिल्कुल, ये एक अनिवार्य सी चीज़ है जिसे हर किसी को करना चाहिए। और वैसे भी शुरुआत में जब आपने कहा कि प्राणायाम सिर्फ एक ऐसा अनुसंधान है जो आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, आप सांस ले रहे हैं, सिर्फ आपको उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देना है, गहरी सांस ले लेनी है। जी बिल्कुल। फेफड़ों के तलों का अगर आप ऑक्सीजन पहुंचाया, तलों तक गहरे तक ऑक्सीजन पहुंचाया, तो हमारी शिराओं के द्वारा पूरे शरीर से जो अशुद्ध खून आता है जी, कार्बनिक संयोजनों को लेके, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो अशुद्ध वायु आते हैं फेफड़ों के किनारों पर आके जी, वहाँ हमने लिए हुए ऑक्सीजन का अवशोषण होता है जी, और बदले में पूरे शरीर से जो अशुद्धि आती है प्रश्वास के रूप में बाहर चली निकलती है। जाती अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा विज्ञान यहाँ काम कर रहा है जी, शरीर शुद्ध हो रहा है, किडनी और लीवर का लोड कम हो रहा है प्राणायाम से। बिल्कुल। अब जिसको क्रिएटिनिन हाई आ रहा है, जो व्यक्ति डायलिसिस कर रहा है, तो उसके लीवर पर कितना लोड बढ़ रहा है आप ये सोचो जी। अगर उसने थोड़े बहुत प्राणायाम कर लिए, तो आप तो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, जी जी, तो प्रोफेशन से, तो आपको तो मालूम है कि किडनी और लीवर का अगर थोड़ा लोड कम हो गया प्राणायाम से, तो क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है। जी। कितनी सिंपल सी बात है, साइंस में बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि फेफड़े अगर सही सही काम करते रहें तो बाकी पूरा शरीर चल सकता है। जी। और शरीर में जो फिल्टर का काम कर रहे हैं, किडनी और लीवर जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो फेफड़ों का काम है वो भी नया, तो फिल्टर का ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फिल्टर का ही काम कर रहे हैं। और इस एडिशनल फिल्टर को अगर आप सिर्फ सांस लेने से अगर रेगुलेट कर सकते हैं तो फिर तो उसके फायदे तो गिनाए नहीं जा सकते। बात है। इसलिए जगत के लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं, जितना हो सके हमसे, भले हमारी ऊंचाई थोड़ी कम हो, छोटी हो, लेकिन हम अपने अनुसार होकर के लोगों को कह रहे हैं कि भी इतना तो करो, इतना तो करो। बस छोटा सा प्रयोग करोगे, ढेर सारे फायदे होंगे आपको। बिल्कुल। और फायदे के बारे में बात आप कर रहे थे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि योग के फायदे इंस्टेंटेनियस होते हैं। यानी मैं अभी प्राणायाम करूं और उसका असर तुरंत ही मेरे में नज़र आता है। बिल्कुल। तो आप जो प्राणायाम के बारे में बताते हैं, जो तुरंत असर होता है, उनमें से क्या फ़ायदे होते हैं? जो तुरंत के तुरंत जो असर देखे जाते हैं वो क्या है? देखो, अब मैं मृदु भस्त्रिका की बात करता हूँ जी। मृदु भस्त्रिका में अगर कोई भी सीधा बैठे रीढ़ की हड्डी को 90 एंगल रखेगा, सीधा रखेगा, और बस जितना हो सके उससे गहरी गहरी सांसें भरेगा। जी। अभी यहाँ बैठे आप भी केवल 15 तक गहरी सांसें लोगे तो 9वें 10वें श्वास में तो आपको हल्की सी चक्कर आना शुरू होगा तुरंत। वो हल्की सी चक्कर बताता है कि आपने जो गहरी सांसें भरी, आपके शरीर में वो उसका अवशोषण हुआ, ऑक्सीजन ले लिया गया, बदले में क्या हुआ, कार्बोलिक एसिड पैदा हुआ। कार्बोलिक एसिड एक प्रकार का धुआं है जी। जो रुग्णता, रक्त की रुग्णता जलती है, रक्त की बीमारियां जलती है, उससे जो धुआं पैदा होता है वो कार्बोलिक एसिड है। तो उससे थोड़ा चक्कर आ जाते हैं, वो फायदे ही है, इंस्टेंट फायदे हैं। और आगे बढ़ोगे, 30 के 3 राउंड करोगे तो आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा 3 प्रकार के रंगों की अनुभूति आपको होगी। श्वेत सा चमकता हुआ रंग दिखाई पड़ेगा, गेरुआ रंग दिखाई पड़ेगा आपको, फिर नीला रंग दिखाई पड़ेगा, वायोलेट कलर। ये बताता है कि कहाँ तक आपके फायदों में आप आगे बढ़े हो। ये आपके स्वभाव से जुड़ा है जी। जिस दिन मैं ये प्रैक्टिकल सिखाऊंगा उस दिन यहाँ ही इसी स्टूडियो में सबको अनुभव कराऊंगा। ये इतना पावरफुल प्राणायाम है। केवल ये अकेला पावरफुल है ऐसा नहीं, सारे प्राणायाम में हम अनुभव के सिवा और कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल इंस्टेंट जो आपने प्रैक्टिकल बात की, हमारे पास कुछ ऑरा कैमरेज हैं, कैमरा बोलते हैं ऑरा की, ऑरा को रीड करें। तो जैसे हम गहरी गहरी सांसें भरना शुरू कर देते हैं तो हमारी ऑरा 6 फुट की परिधि में विस्तीर्ण हो जाती है, 6 फुट तक लंबी हो जाती है। ये तो तुरंत होने वाला काम है, ये सूक्ष्म बात है। बिल्कुल जी। ये ऑरा के बारे में तो मैं कभी नहीं जानता था। आभा मंडल जो होता है हमारा ऑरा, अगर प्राणायाम से अगर 6 फीट तक पहुंच सकता है तो तुरंत लंबी हो जाती है। जी
जी, आपने जब ये बात कह रहे थे तब आपने एक और बात कही कि प्राणायाम में बहुत सारे प्रकार भी हैं जो आप ढेर कह सारे रहे थे। प्रकार है, ढेर सारे प्रकार है। वो तो डिसीज़ के साथ भी जुड़े हैं। अगर आपको जो भी किसी को समझो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, उम्र के अनुसार व्यक्ति को प्रोस्टेट के प्रॉब्लम होते हैं, कई बार उसको घड़ी घड़ी पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक के पेशाब आती है। तो ऐसे किस्सों में अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में कुछ रुग्णता आती है तो हल्की सी कपालभाति कर दी जाए, अनुलोम विलोम कर दिया जाए, कुछ पेट की विधियाँ है वो कर दी जाए, उसमें फ़ायदे हो जाते हैं। बिल्कुल, मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है जब आपने ये कहा कि पेट के प्रॉब्लम से, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से प्राणायाम का भी कोई कनेक्शन है? नहीं, नियम तो वहाँ आकुंचन और प्रसरण का हुआ कि प्रोस्टेट जैसे आहार पचता है जी, तो कैसे पचता है कि हमारा जो पक्वाशय है जी, होजरी हमारी जो है जी, जो वो स्टमक खाने के बाद फूलती है, फूलती है, संकुचित होती है, फूलती है, संकुचित होती है। बिल्कुल, तो उसका आकुंचन और प्रसरण प्रोस्टेट ग्रंथि को काम आता है, जी। तो उससे फायदे रिलेटेड, और प्राणायाम से ये सारा धंधा चलता है बॉडी में। कितनी कितनी सिंपल सी बात है कि सिर्फ जो स्टमक का कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है उससे शरीर की कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं तब भी शायद यही प्रोसेस चलता है कि हमारे लंग्स कंप्रेस और एक्सपैंड होते हैं जी। ऐसे जो सिंपल सी चीज़ें हैं फिर भी हम लोग नहीं जानते हैं, शायद इसी के लिए नहीं, करना तो सब चाहते हैं जी। जैसे विगत एपिसोड में आपने कहा था कि लोग आसानी से बोल देते हैं टाइम नहीं जी, लेकिन व्यक्ति लालच से भरा हुआ है, हर व्यक्ति। जी। अगर उसको मालूम हो कि ये करने से मुझे ये फायदा होगा, एक दो बार उसने प्रैक्टिकल भी कर लिया तो आपके लाख मना करने पर भी वो किए बिना नहीं रुके। जैसे एक व्यसनी व्यक्ति, तम्बाकू खाने को आप ना बोल दो उसको, लेकिन उसमें ऐसा डूबा हुआ है फिर भी तो प्राणायाम का भी जिसने रस चाख लिया तो वो उस रस से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, उसको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्राणायाम के बारे में आप अभी हमको जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी से मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये फ़ायदे हो रहे हैं जी। ऐसे प्राणायाम के फ़ायदों को छोड़कर क्या कभी प्राणायाम से कोई नुकसान भी हो सकता है लोगों को? जी बिल्कुल, लेकिन वो उसके बहुत रेयर केस है। जी। जैसे जिसके पेट का कोई ऑपरेशन हो गया, हाँ, समझो किसी ने सीजर डिलीवरी हुई किसी की, सिजेरियन करना या पित्ताशय निकाल दिया, या कुछ भी किसी भी कारण से पेट पर कैंची चली हो, तो ऐसी हालत में अगर वो कपालभाति प्राणायाम करेगा, मैं जानता हूँ कपालभाति प्राणायाम नहीं है, षटकर्मों का एक प्रकार है जी। लेकिन वो उसने किया तो हमने कई किस्तों में देखा है उससे पेट बढ़ता है जी। फिर जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है जी, वो अगर कपालभाति करते ही रहेगा तो उसकी स्पाइन में फायदे नहीं होंगे, नुकसान ही होंगे। तो ये नुकसान से भी भरा हुआ है। माना सोच समझ के अगर करते हैं तो फायदे के अलावा तो मैंने कभी कोई नुकसान देखे नहीं है। जी। तो मेरे को लगता है कि जिस चीज़ को आप करने वाले हैं उस चीज़ की सही समझ के साथ आपको करने की आवश्यकता है। तो इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोग्राम को देखे, नियमित देखे, बल्कि कागज पेन लेके बैठे, जो मुद्दा अच्छा लगे वो लिख लो। बिल्कुल, लाइफ टाइम, पूरा लाइफ काम लगेगा आपको। और बिल्कुल जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं कि कैसे प्राणायाम किया जाना चाहिए, उससे आप तुरंत भी सीख सकते हैं। जी। और आज के एपिसोड में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि प्राणायाम है क्या चीज़, प्राणायाम को करते कैसे हैं, और प्राणायाम कितनी सिंपल सी चीज़ है ये भी आपने बताई कि हर कोई कर सकता है। और इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं उन परिस्थितियों में कितना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे अपने फॉरेस्ट कवर की बात की, ऑक्सीजन कंटेंट की बात की, इससे तो बहुत फ़ायदे हैं, पर्यावरण के लिए भी फ़ायदे हैं और व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये तो आज जानकारी मुझे पहली बार मिली और हमारे सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी ये पता चला कि प्रोस्टेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी प्राणायाम कितना सहायक हो सकता है। जी। और इन विषयों पर हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे और प्राणायाम के जो डिटेल प्रकार हैं उसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करते रहेंगे। बिल्कुल, फायदों के अलावा कुछ भी नहीं होगा अगर ये प्रोग्राम सुनेंगे। जी जी। तो आज आपने इतने विस्तार में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आने वाले एपिसोड्स में भी हम सुनते रहेंगे इसके बारे में और डिटेल में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे और आपका साथ तो हमारे साथ बना ही रहेगा। तो आज आपने इतनी सुंदर जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी धन्यवाद अदा करता हूँ। तो आज आप सब लोग देख ही रहे थे और ये भी समझ पाए होंगे कि प्राणायाम कितना इम्पॉर्टेंट है
और आज के पूरे एपिसोड में आपने देखा कि प्राणायाम क्या चीज़ है, कौन कर सकता है, कितने फ़ायदे हैं इससे और किस किस को फ़ायदे हैं और कितना सरल है, ये भी आपने सुना। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, प्राणायाम के अलग प्रकारों के बारे में, और हमारे साथ हरीश वैद्य जी बने रहेंगे ही। और आज के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं अलविदा, और फिर मुलाकात होगी आपसे आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए।